हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एरीन के जो रासायनिक गुण हैं। उसमें से हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है विलोपन अभिक्रिया, एक है धातु के साथ अभिक्रिया और एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अच्छे से समझा। अब जो आज का टॉपिक है वो है पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। तीनों जो टॉपिक्स हैं उनको एक साथ अपन कवर अप करेंगे दोनों में। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है धातु के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी? हेलो एल्केन यानी कि RH। हेलो एल्केन या अपन कहें एल्किल हैलाइड, मतलब कि धातुओं के साथ अभिक्रिया है। अब इसमें अपन देखेंगे किन किन धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है जो कि आपके NCERT सिलेबस के बेस्ड है। तो सबसे पहली अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की होती है मैग्नीशियम धातु के साथ। पहली अभिक्रिया जो है वो है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ मतलब एल्किल हैलाइड जो है RH मैग्नीशियम धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उस कंडीशन में वो बना देता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं जो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे कि हम देखें एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जब एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, भाषा रिएक्शन से बनानी है। तो कैसे? एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। ये क्या है अपना? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोल देते हैं शॉर्ट में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये जो फॉर्मूला है वो याद करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, सिंपल रिएक्शन है। अब इसको अपन देखें क्या बनाना है इससे। तो इसमें अपन देखें R की जगह अपन क्या ले सकते हैं? CH3, C2H5, C3H7, C4H9। मतलब कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, क्योंकि एक हाइड्रोजन को क्या प्रतिस्थापित करेगा? X माने एक हैलोजन। हैलोजन क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें अपन देखें एल्केन की जगह अपन ले रहे हैं क्या? CH3, X की जगह लिया हमने Br प्लस यहाँ क्या लिया? Mg। ये सेम है शुष्क ईथर, तो हमारा क्या बना? CH3 Mg Br, यानी कि ये एल्किल है तो ये क्या हो गया? एक नंबर पे मेथिल मैग्नीशियम और हैलाइड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? हैलोजन की जगह ब्रोमीन। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का बना मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है आपकी एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया जो आपके NCERT सिलेबस में है। सेकंड आती है सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो देखें सेकंड है सोडियम के साथ अभिक्रिया। अगर हम एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, दोनों रिएक्शन किसमें हो रही हैं? शुष्क ईथर में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अगर हम एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो इसमें रिएक्शन चेंज हो जाती है। इसमें बनता है सम संख्या वाला एल्केन।
सम संख्या वाला एल्केन बनेगा। तो सम संख्या कितने की है, एक R है, तो सम संख्या कितने हुए, 2R। तो हमने क्या लिया, 2R, एल्केन बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, Na और X। हमने यहाँ पे ले लिया Na और X, जो बचा वो हमने ले लिया। अब इसको बैलेंस करें, R कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो हमने R लिया। अब यहाँ पे देखो R के 2 होते ही अपने X कितने हो गए, 2, तो हमने यहाँ पे X को 2 किया। अब हमने R और X बराबर कर लिए, तो हमने देखा यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गए हमारे। तो यहाँ पे सोडियम 1 है, तो हमने सोडियम को भी बैलेंस किया, क्या किया, 2Na। इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है सोडियम के साथ अभिक्रिया वो कंप्लीट हो जाती है। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया क्या, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह सम संख्या वाले एल्केन बनाता है। अब इसकी जगह इस हिसाब से फॉर्मूला रखो, 2R की जगह क्या रखा, CH3 Cl कर लिया, यहाँ पे भी 2Na, यहाँ पे शुष्क ईथर, फिर यहाँ पे 2R है तो CH3 और CH3 प्लस 2Na, यहाँ पे क्या हुआ, Cl। तो ये 2 CH3 क्या बना, ये हमारा बन गया क्या, एथेन। और 2NaCl क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो ये हो गई हमारी सोडियम के साथ अभिक्रिया। लेकिन पेपर में नहीं आती है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया, इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है। इसी को अपन बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्योंकि यह कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। तो ये आपकी 2 अभिक्रियाएं हो गई, कौन कौन सी, मैग्नीशियम के साथ और सोडियम के साथ, मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया में 2 पोर्शन थे, मैग्नीशियम और सोडियम। एक और है, वो है कि अगर धातु में सोडियम मैग्नीशियम के अलावा जिंक धातु आ जाए, कौन सी धातु, जिंक यानी कि Zn। तो तीसरी धातु जो है अपनी, तीसरी ले लेते हैं अपन जिंक के साथ अभिक्रिया। अगर हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो इसमें क्या होता है, ये शुष्क ईथर में ना होकर ये अल्कोहल की उपस्थिति में होती है। जब ये अल्कोहल की उपस्थिति में होती है तो यहाँ पर Br और Na की जगह जो है Cl लिया था, Cl और Br की जगह यहाँ पर क्या आता है, आयोडीन आती है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया, जिंक के साथ करेंगे तो अपन आयोडीन लेके जाएंगे, क्योंकि एल्किल आयोडाइड की क्रिया होती है जिंक के साथ अल्कोहल की उपस्थिति में, और बनता एल्केन ही है सम संख्या वाला, क्योंकि वुड्स अभिक्रिया और जिंक के साथ जो अभिक्रिया होती है वो लगभग सेम एज इट इज होती हैं, क्योंकि सम संख्या वाले एल्केन दोनों में बनते हैं। कंडीशन चेंज होती है, वो जिंक के साथ होती है सोडियम के साथ, वहाँ पे शुष्क ईथर होता है, यहाँ पे एल्कोहल होता है। तो अपन देखें इसको, तो एल्किल आयोडाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो ये बनता है सम संख्या वाला एल्केन प्लस, अब Zn और I है तो जिंक के साथ क्या बनेगा, जिंक आयोडाइड ZnI2। अब यहाँ पे देखो हमने कहा Zn के साथ I2 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जिंक जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या या उसकी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। जब 2 होती है तो फिर आयोडीन की कितनी होती है, -1, क्योंकि हेलोजन समूह का है, हेलोजन की कितनी होती है, -1, और जिंक की कितनी है, +2। अगर हमें दोनों को मर्ज करना है तो हमें कितना करना पड़ेगा, 2 प्लस के साथ 2 माइनस, इसलिए जिंक तो परमानेंटली 2 प्लस है, आयोडीन हमें 2 माइनस लेने हैं, इसलिए हमने I2 लिया। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ I कितने हो गए, 2, तो हमने यहाँ पे 2 किए, तो 2I ये हो गए, 1N Zn ये हो गया, 2R ये हो गए। अब R की जगह अगर अपन CH3 रखते हैं तो फिर सेम एज इट इज 2CH3I प्लस जिंक, ऊपर हुआ एल्कोहल, यहाँ हुआ CH3 प्लस ZnI2, यानी कि ये क्या बन गया, फिर से अपना एथेन बन गया। तो ये आपके टॉपिक्स में धातुओं के साथ अभिक्रिया के 3 पोर्शन हैं, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ, जिंक के साथ। एक चीज और, जैसे इसका नाम है सोडियम के साथ वुड्स अभिक्रिया,
वैसे ही जिंक के साथ जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये वाली कौन सी होती है? ये होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो ये नाम जो है वो इनको बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से देखना है कि सोडियम के साथ कौन सी है? वुड्स। जिंक के साथ कौन सी है? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। और मैग्नीशियम के साथ कौन सी है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। या कई बार आ जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है? तो एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब हमें इसका एक पोर्शन और रह गया है, थर्ड, उसमें एक ही पार्ट है, उसको भी अपन आज ही डिस्कस करते हैं। वो है कि विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है विहाइड्रोहैलोजनीकरण या विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? विलोपन का मतलब क्या है? जब कोई चीज हट जाए, गायब हो जाए, निष्कासित हो जाए या निकल जाए, उसको बोलते हैं अपन विलोपन अभिक्रिया, यानी कि विलोप हो जाए, कोई चीज लुप्त हो जाए, उसमें से निकल जाए। तो जब कोई एक अणु होगा जिसमें से एक परमाणु निकले या पूरा का समूह निकल जाए, यानी कि एक परमाणु या परमाणु का एक समूह, मतलब दो निकल जाए, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो दोनों नाम से आ सकती है, विलोपन अभिक्रिया के नाम से और विहाइड्रोहैलोजनीकरण के नाम से। तो इसको देखें अपन ये कैसे लिखते हैं। ये है जब एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड लिया हमने एक, अब CH3CH2Cl। एल्किल हैलाइड में ये कौन सा वाला है? एथिल और क्लोराइड। नाम ध्यान रखना, क्योंकि नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है, बच्चे सूत्र तो समझ लेते हैं, नाम नहीं लिख पाते। कई बार नाम गलत हो गया और सूत्र सही है, तब भी आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। तो इस चीज को वो ध्यान रखें, अच्छे से लिखें। एक एक चीज के एक एक फॉर्मूले जो है वो लिखे जाएंगे, तो उनको आप अच्छे से नोट करें। एथिल क्लोराइड की क्रिया अगर हम कह रहे हैं किससे करा रहे हैं? एल्कोहल कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास मतलब होता है KOH। एल्कोहलीय मतलब कैसा होगा? एल्कोहलीय KOH। कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं अपन क्या? कास्टिक पोटास। ठीक है। जब कास्टिक पोटास के साथ करा रहे हैं क्रिया, अब यहां पे देखिए, जब एथिल क्लोराइड की क्रिया कास्टिक पोटास के साथ, कौन सा वाला? एल्कोहलीय, ये बहुत ध्यान रखना, एल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु निकल जाता है, पूरा का पूरा एक निकल गया HCl, मतलब HCl बनेगा नहीं। अब HCl यहां से बनेगा नहीं, जैसे हमने कहा कि HCl नहीं बनेगा। अब HCl यहां से निकल गया, तो अब यहां पे क्या बचा? देखो, सबसे पहले जैसे हमने कहा कि यहां से HCl का एक अणु निकल गया, ये खत्म, HCl निकल गया, तो HCl को अपन कैसे निकालेंगे? ये निकाल दिया HCl। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारा? H के C कितने हैं? 2, हमने लिख लिए 2, पहले ऐसा लिख दो, C 2 है। H कितने हैं? 3 और 2 5, तो एक H कम हो गया, तो कितने बचे? 4 बचे। एक Cl भी नहीं है, तो HCl पूरा बाहर हो गया, क्या बचा? C2H4। अब यहाँ से HCl बना, तो देखो HCl बना, तो HCl तो वापस बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा? KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन और OH जो है उससे क्या बनेगा? H2O यानी कि जल। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये क्या हुआ अपना? एथीन। ये क्या हुआ? एथीन। तो ये है विलोपन अभिक्रिया। मतलब जब किसी एल्किल हैलाइड के एक अणु से, या अपन कहें जब किसी एक अणु से एक परमाणु या समूह निष्कासित हो जाए, निकल जाए, तो वो अभिक्रिया कहलाती है विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब उसके लिए उदाहरण है कि अगर एथिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहलीय KOH से कराएं, तो वहां पे क्या बनता है? एथीन, या अपन कहें एल्कीन प्राप्त होती है। एल्कीन का सूत्र क्या है? जिसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड हो, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की बना ली। मान लो
इसी को अपन दूसरे तरीके से लेंगे। अपन ने एथिल क्लोराइड लिया, अब एथिल क्लोराइड ना लेके इसको हम अलग तरीके से लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3। मतलब ये प्राथमिक था तो ये द्वितीयक है क्योंकि सेकंड नंबर पे जुड़ा है, तो ये द्वितीयक के लिए ले रहे हैं। क्रिया वही है सेम, KOH के साथ कौन से एल्कोहल है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें अभी 2 कार्बन लिए थे तो 2 की बनी थी एल्कीन, अब 3 कार्बन लिए तो एल्कीन 3 वाली बनेगी यानी कि प्रोपीन बनेगी। तो पहले तो अपन जो बनाए पहले वो लिखना है। 3 कार्बन है, 1 2 3 हमने लिख लिए, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। अब एक कार्बन पे जब H हटेगा, ये Br हटेगा तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लग गया। अब यहाँ से HBr निकल गया तो HBr के बाद यहाँ क्या बनेगा, प्लस KCl की जगह क्या बनेगा, KBr, प्लस H की जगह क्या बनेगा, H2। अब इसको बैलेंस करो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4, 2 हो गई, 2 बचे। यहाँ पे 1 2 3 हो गई तो यहाँ पे 1 H बचा, यहाँ 1 है तो कितनी हो गई, 3। तो 3 के लिए क्या बनता है, प्रोपीन। तो इस तरीके से ये विलोपन अभिक्रिया है जो इस तरीके से होती है। मतलब कि विलोपन अभिक्रिया का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि विलोपन अभिक्रिया द्वारा जब भी KOH एल्कोहल ही होगा उससे क्रिया होगी तो उस कंडीशन पे हमेशा एल्कीन बनती है। अब चाहे तो अपन प्राथमिक लें तो एल्कीन और अगर द्वितीयक में जा रहे हैं तो क्या बनेगी, प्रोपीन। जितने अपन बढ़ते चले जाएंगे उस हिसाब से वो बनती चली जाएगी। अब ये विलोपन अभिक्रिया हो गई। तो इस तरीके से हमारा रासायनिक हेलोएरिन के जो रासायनिक गुण है वो आज जो पूरा टॉपिक्स है वो 3 पोर्शन थे। तो 2 पिछले वीडियो में हमने देखा था, SN1 SN2 नाभिक स्नेही वाला। आज हो गया धातुओं के साथ अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया, ये था आपका इसका 3rd पार्ट। तो इस तरीके से हेलोएरिन के गुण खत्म। अच्छा है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, सूत्र वगैरह समझ में नहीं आते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए उसका एक अलग वीडियो अपलोड कर देंगे। माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।